बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। व्यूअर्स, मैं हूं ज़ाहिद अज़ीज़ लंगर गपशप के प्लेटफॉर्म से। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपके दिन अच्छे गुजरेंगे। दोस्तों, पिछले 2 दिन से आपने सोशल मीडिया के ऊपर तमाम अपडेट्स देखी होंगी। स्पेशली जो पीटीआई का जलसा था उस हवाले से भी, वो कैसे मनसूख हुआ, इसके पीछे क्या कहानी है, और फिर कज़ साहब का जो मुबारक सानी केस है उसके ऊपर क्या अपडेट्स हैं, क्या हुआ। लेकिन असल जो बात है वो ये है कि इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान क्या खिचड़ी पक रही है, और अगर कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं तो वो किस लेवल के ऊपर हो रहे हैं, और हुकूमत की सफ़ों में बेचैनी क्यों है। ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों, आपने शहर इक़्तिदार में ख़बरें सुनी होंगी कि नई कानून साज़ी हो रही है, या कोई आइनी तरमीम आ रही है, या कोई आइनी पैकेज आ रहा है, और उस पैकेज का जो मेन मकसद है वो क़ाज़ी साहब की मुद्दत मुलाज़मत को बढ़ाना है या उनको एक्सटेंशन देनी है। और बाज़ राय कह रहे हैं कि क़ाज़ी साहब ये कह चुके हैं कि मुझे एक्सटेंशन नहीं चाहिए, लेकिन इसके बावजूद क़ाज़ी साहब को मुद्दत मुलाज़मत बढ़ा के अगले 3 साल देने की बात की जा रही है। और ये इस खबर में कुछ सदाकत इस वजह से भी आई कि कल सदर मुमलिकत ने पार्लियामेंट का भी और सेनेट दोनों का इजलास बुला लिया है। और क़ाज़ी साहब के बारे में आप जानते हैं कि ये हुकूमत की लाइफ लाइन है, और इस वक्त अगर निज़ाम में सबसे कोई लायल बंदा है नवाज़ शरीफ का तो वो क़ाज़ी साहब ही हैं। और जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा ट्रस्ट किया जा सकता है नवाज़ शरीफ साहब की तरफ से, वो भी क़ाज़ी साहब की ही नाम लिया जाता है। इवन के मियाँ नवाज़ शरीफ साहब अपने घर के बंदों के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, बल्कि क़ाज़ी साहब के ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। अब जो एनी पैकेज की बात की जा रही है या कानून साज़ी की बात की जा रही है, इसमें दो तरह की बातें हैं। एक तो बात ये है कि जो ताकतवर हलके हैं वो तो कह चुके हैं कि क़ाज़ी साहब को कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, बल्कि बाखबर ज़राए ने ये बताया है कि ताकतवर हलके ये कह रहे हैं कि मंसूर अली शाह को ही कंटिन्यू करना चाहिए एज ए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नया, और वो किसी सूरत भी क़ाज़ी साहब की तरफ नहीं जाना चाहते। उसकी बेशुमार वजूहात बताई जा रही हैं। एक तो जो आलिया नीलम की अपॉइंटमेंट है उसके ऊपर उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट की बात नहीं मानी। फिर इसके अलावा जो अभी मरगला हिल्स वाला मुनाल वाला केस था, और जो मरगला की पहाड़ियाँ थी वो ज़मीन थी, उसकी मलकियत का जो मामला था, वो फ़ैसला भी ताकतवर हलकों को अच्छा नहीं लगा, जिसकी वजह से ताकतवर हलकों का ये भी कहना है कि अभी तक क़ाज़ी साहब जो हैं सिर्फ़ और सिर्फ नवाज़ शरीफ को ही प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जबकि इस्टेब्लिशमेंट के जो मफादात हैं उनके ऊपर ज़रबे लगा रहे हैं। और फिर कुछ दूसरी जो इत्तेहादी पार्टियाँ हैं उनका भी ये कहना है कि क़ाज़ी साहब अगर कंटिन्यू भी करेंगे तो वो सिर्फ़ और सिर्फ फ़ायदा जो है उसको नवाज़ शरीफ को होगा, हमें कोई फ़ायदा नहीं है। क़ाज़ी साहब ने अभी तक हमारे लिए कुछ नहीं किया, बल्कि वो सिर्फ़ और सिर्फ जहाँ पे नून लीग की बात आती है, नवाज़ शरीफ एंड फैमिली की बात आती है, तो उनको प्रोटेक्ट करते हैं। और फिर जो पीटीआई है उसको दीवार में चुनने वाले भी क़ाज़ी साहब हैं, बल्ले का निशान लेने वाले भी क़ाज़ी साहब हैं, और फिर इस जमात को एक किस्म का कलअदम करार देने वाले भी क़ाज़ी साहब हैं। और फिर इलेक्शन से पहले जो असनाद मलिक साहब और मतीउल्लाह जान साहब ने भी खबरें दी थी कि इस बात का रिकॉर्ड निकाला जाए कि इलेक्शन कमीशन और क़ाज़ी साहब की कितनी मुलाकातें हुई हैं इलेक्शन से पहले। और फिर उधर इलेक्शन कमीशन भी ये कह रहा है जी कि हमने क़ाज़ी साहब के फ़ैसले की गलत तशरीह नहीं की है, यही फ़ैसला है। फिर फुल कोर्ट बेंच का जो 12 जुलाई वाला फ़ैसला था मखसूस नशिस्तों के ऊपर, उसके ऊपर भी अभी तक इलेक्शन कमीशन ने अमल दरामद नहीं किया। 6 अगस्त तक की डेडलाइन थी इलेक्शन कमीशन के पास, और आज 24 अगस्त है, तकरीबन 18 दिन होने वाले हैं, अभी तक वो सीटें उन्होंने पीटीआई को नहीं दी हैं। हालांकि उनके जितने भी आज़ाद उम्मीदवार थे उन्होंने बयान हल्फी इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दिए हैं। हालांकि फैसले में ये भी लिखा गया था कि अगर इलेक्शन कमीशन को कोई बात समझ ना आए तो हमसे पूछ ले। इलेक्शन कमीशन ने पूछने की बजाय उन्होंने एक रिव्यू दाखिल कर दिया है। तो ये सारी चीज़ें ताकतवर हलकों को भी महसूस हो रही हैं कि क़ाज़ी साहब क्या खेल रहे हैं, और फिर क़ाज़ी साहब के साथ अपने जजेस भी नहीं हैं, और वो कोर्ट को मैनेज भी नहीं कर पा रहे। कल आपने मुबारक सानी वाला केस भी देख लिया, उसमें अपने ही 2 किए हुए फ़ैसलों को क़ाज़ी साहब ने गलत करार दे दिया, और अब तीसरा फ़ैसला जो है वो जारी करने जा रहे हैं। तो ये सारी सूरत हाल है। और क़ाज़ी साहब के बारे में आपने सुना होगा कि वो कोर्ट रूम में लोगों को कंट्रोल भी नहीं कर पा रहे थे, मजहबी जमातों से मदद मांग रहे थे, लेकिन मजहबी जमातों ने भी कहा जी ये आपकी कोर्ट रूम है, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हमारा हुक्म यहाँ पे नहीं चलता, यहाँ तो आपका ऑर्डर चलता है, वगैरह वगैरह इस तरह की बातें की जा रही हैं। तो और फिर हुकूमत को ये भी पता है कि ये हुकूमत तिनकों के ऊपर खड़ी है। जिस दिन क़ाज़ी साहब
एलिमिनेट हुए, हटे, रिटायरमेंट ली और नए चीफ जस्टिस साहब आ गए, तो फिर इस हुकूमत का ठहरना, इलेक्शन ट्रिब्यूनल फ़ाल हो जाएंगे और सीटें जो हैं वो विकटें गिरना शुरू हो जाएंगी नून लीग की, और वो जो है पीटीआई को मिल जाएंगी और फिर इनका सिस्टम में रहना मुश्किल हो जाएगा। एक ये भी वजह है कि मियाँ साहब जो हैं वो काजी साहब की एक्सटेंशन के ऊपर या मुद्दत मुलाजमत बढ़ाने के ऊपर ज़ोर दे रहे हैं, और यही उनकी बका है। बल्कि तमाम इत्तेहादी जमातों की जो हुकूमत में उनकी बका इसी में है कि वो काजी साहब को रखें। और एक दूसरा मशवरा ये भी है कि काजी साहब को ठीक है जाने दिया जाए, कोई आईनी तरमीम या कानूनी कोई नया कानून बनाया जाए जिसमें हम ये कर सकें कि 2 जजेस को हम स्किप कर दें और मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर को स्किप करके और किसी और को चीफ जस्टिस बना दिया जाए जो ये पॉलिसीज़ जो है एटलीस्ट जारी रखे, जितनी भी हैं काजी साहब की पॉलिसीज़ को जारी रखें, जिससे हुकूमत को कोई ख़तरा ना हो। दोस्तों, बात करते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान क्या खिचड़ी पक रही है। आप जानते हैं कि 22 अगस्त को जलसा था पीटीआई का तरनौल में। दोस्तों, आप जानना चाहेंगे कि पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट में क्या खिचड़ी पक रही है। आप जानते हैं कि 22 अगस्त को पीटीआई का जलसा था तरनौल में, एक बहुत बड़ा जलसा था, और उस जलसे की तमाम इंटेलिजेंस रिपोर्ट हुकूमत तक और मुक़्तदरा तक पहुंच चुकी थी कि ये जलसा बहुत बड़ा जलसा होगा और इस जलसे को रोकना जो है वो हुकूमत के बस की बात नहीं है। केपीके से बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं, इसी तरह पंजाब से आ रहे हैं और दूर दराज इलाकों से आ रहे हैं। तो इसको देखते हुए एस्टेब्लिशमेंट के जहन में अपने जो ब्रदर मुल्क हैं दूसरे, बांग्लादेश के भी हालात उनके सामने थे। फिर मुबारक सानी वाला केस भी था, वहाँ पे भी काफ़ी तादाद में जो मुल्ला हजरात है वो वहाँ पे मौजूद थे, और इसके ऊपर उन्होंने रब्ता किया जो चेयरमैन गोर हैं उनसे कि इस जलसे को रोका जाए, लेकिन उन्होंने कहा जी ये मेरे बस की बात नहीं है। और फिर अली अमीन गंडापुर के बारे में उन्हें अच्छी तरह वाकिफ़ थे कि वो जब भी आते हैं तो वो इस्लामाबाद पहुंच ही जाते हैं, और फिर अली अमीन गंडापुर पूरे इंतज़ाम के साथ आ रहे थे। उनके साथ जो है वो आंसू गैस का भी तोड़ था, उसमें फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी शामिल थी, 20 बलडोज़र थे, क्रेनें थी, एक प्राइवेट कंट्रैक्टर्स भी हायर किए हुए थे। रास्ते में जो भी रुकावटें हैं उनको ख़त्म कर दिया जाए और वो स्वाबी से जो है वो ज्वाइन करें और आगे से ये सारा लीड करें। तो 21 अगस्त को उनसे रब्ता किया गया अली अमीन गंडापुर साहब से, और अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा जी ये मैं नहीं कर सकता, मेरे बस की बात नहीं है। और फिर बाखबर ज़रा ने ये बताया जी कोई अली अमीन गंडापुर के दोस्त हैं उनको भी एक्टिवेट किया गया हुकूमत की तरफ से कि आप इनको समझाएं और ये जलसा जो है वो किसी तरह रुक जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर कॉन्फ्रेंस कॉल भी की गई और जिसमें मुख्तलिफ लोगों को उसमें लेके बातचीत की गई, लेकिन कोई बात ना बनी। फिर आखिरकार मुक़्तदरा से रिक्वेस्ट की गई हुकूमत की तरफ से कि आप जो है ये जलसा रुकवाएँ, और मुक़्तदरा ने मुख्तलिफ लोगों से रब्ता किया लेकिन कोई बात ना बनी। तो फिर एक और वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉल की गई और जिसमें अली अमीन गंडापुर साहब को बताया गया, उनके दोस्तों को भी कहा कि इनको बताएं कि वो इस्लामाबाद ना आएँ। ऐसे ना हो कि इस्लामाबाद में मुबारक सानी केस भी है, मजहबी जमातें भी हैं और उनके कारकुन को मुश्तहिल हो जाएं और वो खाता आपके खाते में डाल दिया जाए और एक और 9 मई ना हो जाए। ये बातें की गई और फिर और भी धमकियां दी गई अली अमीन गंडापुर साहब को, और ये कहा कि आपकी हुकूमत के लिए भी ख़तरा बन सकता है, आपकी हुकूमत जा भी सकती है। यानी कि हर तरह का हरबा जो है वो अली अमीन गंडापुर साहब के ऊपर आजमाया गया, लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब ने हाथ उठा दिए। मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं ये जलसा नहीं रोक सकता, मैं कहूँ भी तो ये नहीं हो सकता। इस जलसे को अगर रोक सकता है कोई तो वो सिर्फ़ और सिर्फ मुर्शिद इमरान खान हैं जो इस वक्त अडयाला जेल में हैं। आप उनसे रब्ता करें, उनसे बात करें, हम कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने कहा जी वहाँ रब्ते के लिए आप किसको भेजना चाहते हैं, और बल्कि इस्टेब्लिशमेंट से कहा जी कि आप के जो चेयरमैन हैं, चेयरमैन का लफ्ज़ यूज़ किया गया, गोर बैरिस्टर गोर को हम भिजवाते हैं इमरान खान साहब के साथ तो वो बातचीत करते हैं। तो अली अमीन गंडापुर ने कहा जी नहीं, उनको नहीं भिजवाएंगे, अगर आपने भेजना ही है तो वो आज़म स्वाति को भेजें। जब ये बात की तो इस्टेब्लिशमेंट जो है वो हैरान परेशान रहेगी, तो ये तो मोस्ट अनवांटेड पर्सन है हमारे लिए। बहरहाल करते न मरते क्या ना करते, इस्टेब्लिशमेंट को ये बात माननी पड़ी। उनका जी ठीक है हम आज़म स्वाति साहब को भेज देते हैं। और इस दौरान इमरान खान साहब से किसी ने बात की नहीं की, किस लेवल की ऊपर बात हुई, इमरान खान से पहले रब्ता किया गया, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से नहीं किया गया, ये अभी तक कंफर्म नहीं है। लेकिन साफ़ियों ने जब इमरान खान साहब से पूछा
कि आपसे किसने रब्ता किया, तो उन्होंने इस बात का जवाब नहीं दिया बल्कि मुस्कुराए। उन्होंने कहा जी इस बात को रहने दें। हालांकि इमरान खान कभी कोई बात छुपाते नहीं हैं और उनके पास हर बात का जवाब होता है, लेकिन इसके ऊपर साफियों से उन्होंने कहा जी इस बात को रहने दें और आगे से मुस्कुराए। बहरहाल जी सुबह 7 बजे आज़म स्वाति को जब कॉल आई और आज़म स्वाति अली अमीन गंडापुर से फ़ोन सुना उन्होंने और आज़म स्वाति को ले जाया गया जेल में। 7 बजे जेल के दरवाजे खोल दिए कि जहाँ पे ये पहले कभी दरवाजे नहीं खुले, बड़ी सख्तियाँ होती थी, इमरान खान से मुलाकात नहीं होती थी। वकला बेचारे सारा सारा दिन बैठ के आ जाते थे, वर्कर्स सारा सारा दिन बैठ के आ जाते थे, लेकिन किसी की मुलाकात नहीं करवाई जाती थी और आज़म स्वाति की भी ये पहली मुलाकात थी। आज़म स्वाति साहब जब वहाँ पे इमरान खान साहब के साथ गए, उन्हें सारे हालात बताए, उन्होंने बताया कि किस तरह हमने तैयारी की है जलसे की और किस तरह लोग जो हैं वो जोक दर जोक काफ़िले निकल आए हैं, केपी के क्या हालात हैं, वहाँ से कितना बड़ा जुलूस आ रहा है, पंजाब से कितना आ रहा है, फिर पंजाब में जो पकड़ दकड़ हो रही है, कई कारकुन पकड़े जा चुके हैं, कई रास्ते में हैं, पेट्रोल उन्होंने खर्च कर दिया है, ये सारी सूरत हाल बताई। और फिर मजहबी जमातों के बारे में बताया कि आज सुप्रीम कोर्ट में नजर षानी अपील लगी हुई है काजी साहब की अदालत में ख़त्म नबूवत के ऊपर, तो ये भी मामला है जिसकी वजह से हमें डर है कि ये कहीं मामला ट्रिगर ना हो जाए और हालात जो हैं वो गलत साइड पे चले जाएं और जो कि हमारे फेवर में नहीं होंगे। तो ये सारी बातें जब सुनी इमरान खान ने, तो इमरान खान ने आज़म स्वाति से कहा, उनके साथ बैरिस्टर गौर भी थे, कि आप बाहर जाके ऐसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जो बातें आप मुझे बता रहे हैं कि हमारा हर चीज़ तैयार है, रेडी है, हमारे काफ़िले निकल आए हैं, लेकिन हम इस वजह से ये कर रहे हैं कि मुल्क में लॉ एंड आर्डर की सिचुएशन न पैदा हो जाए। और आज ख़त्म नबूवत के ऊपर भी केस लगा हुआ है और इसकी इस एहतराम में, ख़त्म नबूवत के एहतराम में ये हम अपना जलसा कैंसिल कर रहे हैं। तो ये बातें उन्होंने आके बाहर की और सारी बातें बताई कि ये चीज़ें हुई हैं। बहरहाल इसमें जो मुज़ाकरात की बात है, मैं आपको बता दूं कि बावसूख ज़राए से ये मैं आपको बता रहा हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई की जो टॉप ब्रास है, टॉप ब्रास का मतलब टॉप ब्रास है, मैं आपको कह रहा हूँ, नाम नहीं बताऊंगा, जो टॉप ब्रास है, मोस्ट टॉप ब्रास के 2 लोगों के साथ इस्टेब्लिशमेंट के राब्ते हैं और ये राब्ते बड़े इनिशियल लेवल के ऊपर हैं, बहुत ही यानी कि मीगर उसके ऊपर हैं। ये राब्ते क्यों हुए इसकी वजह भी बताते हैं और इसमें अभी इस्टेब्लिशमेंट भी चाहती है कि कोई TORs बन जाएं, कोई मामला चलने शुरू हो जाएं, लेकिन इसकी वजह क्या है? इसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ इकानमी है। इकानमी नहीं चल रही। मुक़द्दरा को ये बात समझ आ गई है कि इस नाअहल और जाली हुकूमत के बस का काम नहीं है कि वो इकानमी चलाएं, क्योंकि अभी तक IMF ने भी झंडी करवाई हुई है, वहाँ से भी पैसे नहीं मिल रहे हैं और फिर हुकूमत अपने बैंकों को अब छोड़ के, क्योंकि अपने जो पाकिस्तान के लोकल बैंक हैं उन्होंने तो हाथ उठा लिए, अब हुकूमत गैर मुल्की बैंकों से कर्जा लेने के लिए भाग दौड़ कर रही है कि वहाँ से कोई पैसा मिल जाए, लेकिन उससे आप कितने दिन मुल्क चला सकते हैं? हज़ारों लोग पाकिस्तान छोड़ के जा चुके हैं, 8,000 के करीब आपकी पाकिस्तान में इंडस्ट्रीज़ बंद हो चुकी हैं, फैक्ट्रियाँ बंद हो चुकी हैं और मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं जिनमें आपका टेलीनार है, इस तरह और बेशुमार मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जो मुल्क छोड़ के जा चुकी हैं। शेल जा चुकी है, अब टोटल जा चुका है, टोटल पेट्रोलियम जा चुका है। जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनी हैं वो एक एक करके अपना सरमाया यहाँ से वाइंड अप कर रही हैं और बाहर जा रही हैं। इकानमी के हालात इस हद तक ख़राब हो चुके हैं जिसकी वजह से मुक़्तदरा को भी ये सोचने पे मजबूर हो गया कि उन्होंने SIFC जो बनाई थी वो तो 1 रुपया भी पाकिस्तान नहीं लेकर आ सके। ऐसे ना हो कि बिल्कुल ही दिवालिया हो जाए और लोगों को तनख्वाह देने जो कि भी पैसे हुकूमत के पास ना हो, वेरएज़ हुकूमत अपने अल्ले तल्लों के ऊपर खर्च कर रही है। जिस तरह अभी 45 अरब रुपया तरक्याती बजट से निकाल के इन्होंने लोगों को बिजली सस्ती देने का जो वादा किया, बेसिकली वो पैसा भी लोगों का भी पैसा है और अपनी ही जेब में दोबारा डाल रहे हैं कि वो पैसा इन्होंने IPPs को देना है और IPPs किसके हैं? वो इनके अपने लगाए हुए हैं। अगर इतने ये लायल हैं पाकिस्तान के साथ तो IPPs को कहें ना 6 महीने मुफ्त में बिजली दें, लेकिन वो पैसा इनके अपनी जेब में जाना है, अपने पैसे के, अवाम के पैसे के ऊपर डाका डाल रहे हैं। तो इसलिए इकानमी इस हद तक ख़राब हो चुकी है कि इकानमी की ज़मानत सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान को ही समझा जाता है। IMF ने भी ये इशारा दे दिया कि आपको 4 अरब डॉलर इकट्ठे करना होंगे तब मामलात बनेंगे। अगर IMF 4 अरब डॉलर दे भी देता है तो वो ये पैसे IMF की मर्ज़ी के बगैर हुकूमत खर्च नहीं कर सकती। जिस तरह अभी है ना, सोशल मीडिया को इतने दे दो, फ़लाने TV चैनल माल को इतने दे दो, इतने अरब के इश्तिहार लगा दो, ये स्कीमें जारी कर दो, ये कर दो, क्योंकि ये पैसे सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रमोशन और टिकटॉक वीडियोस के ऊपर लगाते हैं। आवाम के ऊपर तो ये पैसा लगता नहीं है।
तो जो आईएमएफ ने पैसा देना है, वो आईएमएफ ने कहा जी हम वो पैसा जहाँ चाहेंगे खर्च करेंगे, आपको डिक्टेट करेंगे, आप ये पैसा ऐसे अल्ले तल्लों में नहीं लगाएंगे। तो ये भी एक मसला है हुकूमत के लिए, और मुक़्तदरा को भी इस बात की समझ लग गई है कि अब मामलात बिल्कुल ज़ीरो लेवल की पर पहुँच गए हैं, और ये इसीलिए मुज़ाकरात शुरू भी हुए हैं। दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं, ये सारा सिनेरियो है जिसकी वजह से हुकूमत के कान खड़े हो गए, और वो सुन बुन लेने की कोशिश कर रही है कि चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। और शहबाज शरीफ की हालत तो आपने देख ही ली है, वो बात कहाँ की होती है, बात कलकत्ते की होती है, और जाके वो कामुकी में जाके मिला देते हैं। तो ये हालात हैं उनके, इस वजह से ये सारी सूरत हाल इस वक्त डेवलप हो चुकी है। और ये कहना कबल अज़ वक्त है कि कितना जल्दी ब्रेक थ्रू होगा, क्योंकि इमरान खान को जेल से वापस आने में कोई जल्दी नहीं है। इसीलिए उन्होंने अदालत में दरख्वास्त दी है कि मुझे डंबल प्रोवाइड किए जाए, इलेक्ट्रिक बुश प्रोवाइड किया जाए। वो बिल्कुल रिलैक्स नज़र आते हैं, उन्हें पता है कि सर्दियों का सीज़न आ रहा है और डंबल शम्बल होंगे तो मैं अच्छी तरह एक्सरसाइज करूंगा जेल में, अपनी जान शान बनाऊंगा। किताबें भी और मंगवाई हैं खान ने। दोस्तों जिस बंदे के ऊपर कोई डिप्रेशन नहीं होता, फ्रेश होता है, वो ऐसी एक्टिविटी करता है, वर्जिश करता है, किताबें पढ़ता है। इन्होंने तो किताबें ज़िंदगी में पढ़ी नहीं है, ये तो किसी कैबिन में बैठ के बातें करते हैं, चलाते हैं। ना ही इन्हें कोई अदराक है मुल्की हालात का, ना ही इंटरनेशनल हालात का। हमारी खारजा पॉलिसी कौन चला रहा है किसी को पता ही नहीं है, हमारा वज़ीर ख़ारजा कौन है किसी को पता ही नहीं है। तो ये सूरत हाल है इस मुल्क में। और एक और ख़बर आपको बताता चलूँ, ये पीटीए की जो कारकुन रिजवान को अगवा किया गया था, वो घर वापस आ गए। एक और कारकुन था, वो भी वापस आ चुका है। और या मकबूल जान के ऊपर जो इल्ज़ाम था कि उन्होंने काजी साहब के फ़ैसले के ऊपर तनकीद किया, काजी साहब ने अपने उस फैसले को खुद ही गलत करार दे दिया है, और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी कि ये फैसला गलत था। और या मकबूल जान ने उस फैसले के ऊपर तनकीद की, तो अब उनको जेल में रखने का जवाज़ क्या है? काजी खुद ही कह रहा है कि मेरा फैसला गलत है। फिर और या मकबूल जान की जो तनकीद है, इसका मतलब है वो सही है, अदालत कह रही है, मतलब खुद कह रहे हैं और या मकबूल जान सही कह रहे हैं। दोस्तों ये तमाम अपडेट्स थी, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। आखिर में अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान पाइंदाबाद।